बिहार का भूगोल। बिहार की भौगोलिक स्थिति। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बिहार का क्षेत्रफल। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में 13वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में इसका तीसरा स्थान है। बिहार का भौगोलिक विस्तार क्या है? 24-20-10 से उत्तरी अक्षांश से 27-31-15 उत्तरी अक्षांश और 83-19-50 पूर्वी देशांतर से 88-17-40 पूर्वी देशांतर तक है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल 91,838 वर्ग किलोमीटर है तथा नगरीय क्षेत्रफल 2,332 वर्ग किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम तक बिहार की चौड़ाई 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 345 किलोमीटर है। इसका स्वरूप लगभग आयताकार है। वर्तमान बिहार के उत्तर में नेपाल से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और दक्षिण में झारखंड राज्य है, जबकि पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का 2.86% है। बिहार राज्य मुख्यतः मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में है। समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है और ये गंगा हुगली नदी मार्ग का द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है। समुद्र तल से बिहार की औसतन ऊंचाई 53 मीटर है और कृषि के क्षेत्र में बिहार भारत के अन्य राज्यों में अग्रणी है। लेकिन देश के कुल चावल का लगभग 15% उत्पादन करने वाला ये राज्य चावल उत्पादन की दृष्टि से देश में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है। गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन और तंबाकू, जूट, मिर्च इत्यादि के उत्पादन में बिहार का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। यह देश के कुल खाद्यान्न का 8 से 10% तक उत्पादन करता है। भूगर्भिक संरचना देखिए। बिहार राज्य के भू वैज्ञानिक संगठन में चतुर्थ कल्प से लेकर कैम्ब्रियन एवं कल्प के शैल समूहों का योगदान है। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से चतुर्थ दृष्टि से नवीनतम संरचना है, जबकि दक्षिणी बिहार के सीमांत पठारी प्रदेश में आर्कियन युगीन चट्टानें मिलती है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार में 4 अस्पष्ट धरातल देखे जाते हैं। उत्तर में शिवालिक की टर्सरी चट्टानें, गंगा के मैदान में प्लीस्टोसीन काल का जलोढ़ निक्षेप, कैमूर के पठार पर विंध्याचल कल्प का चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से बिना निक्षेप और दक्षिण पश्चिम में सीमांत के पठारी प्रदेश में आर्कियन युगीन चट्टानें हैं। बिहार का मैदानी भाग, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% है, प्राचीन तेथिस सागर के ऊपर विकसित हुआ बताया जाता है। भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण तेथिस सागर के मलबे के संपीड़न से हुआ है। हिमालय के बनते समय हिमालय के दक्षिण में एक विशाल अग्रगर्त बन गया था। इस विशाल अग्रगर्त में गोंडवाना लैंड के पठारी भाग से निकलने वाली नदियों ने अपने द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेप करना शुरू किया, जिससे प्लीस्टोसीन काल में गंगा का मैदान का निर्माण हुआ। बिहार का मैदान भाग असंगठित महीन मृत्तिका गाद और विभिन्न कोटि के बालू कण जैसे के अवसादों से निर्मित है, जहां बजरी और गोलाश्म के साथ साथ अवसादों के सीमेंटीकरण के कारण मिट्टी के अधोतरीय स्तरों में प्लेट जैसी संरचनाएं विकसित हो गई है। इन पटलों की उपस्थिति ने मैदान में भूमिगत जल प्रवाह को एक विशेष चरित्र प्रदान किया है। संपूर्ण बिहार के मैदानी भाग में जलोढ़ की जो गहराई है एक समान नहीं है। गंगा के दक्षिण में स्थित मैदानों में जलोढ़ की गहराई पहाड़ियों के निकट अपेक्षाकृत कम है। इसके पश्चिम की ओर जलोढ़ बढ़ने पर जलोढ़ की गहराई बढ़ती है। इसके दक्षिणी मैदानों में सबसे अधिक गहरे जलोढ़ बेसिन की स्थिति बक्सर और मोकामा के मध्य उपलब्ध है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर की तरफ जलोढ़ की उच्चतम गहराई देखी जाती है। इन क्षेत्रों में आधार शैलों के ऊपर जलोढ़ 100 मीटर से लेकर 700 मीटर तक रहते हैं। अगर डुमराव, आरा, बीटा, पुनपुन को अगर एक काल्पनिक रेखा में मिलाया जाए तो इसके समानांतर स्थित हिज रेखा के समीप जलोढ़ की गहराई अचानक 300 से 350 मीटर से बढ़कर 700 मीटर हो जाती है। ये इस प्रदेश की सामान्यतः संरचनात्मक विशेषता से संबंधित है। मुजफ्फरपुर, सारण मध्य जलोढ़ बेसिन की अधिकतम गहराई 1000 से 2500 मीटर तक पाई जाती है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण तथा 86 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित गंगा के मैदान में जलोढ़ की गहराई अपेक्षाकृत कम है।
हरिहरगंज औरंगाबाद नवादा के सीमावर्ती क्षेत्रों में जलोढ़ स्थलाकृति पर्वत पर पर्याप्त स्थानिक अंतर को अभिव्यक्त करती है। इन क्षेत्रों में स्थित आर्कियन नवात शाही और विंध्याचल भूदृश्यों का कोई व्यापक प्रभाव जलोढ़ की गहराई पर नहीं पड़ा है। बिहार के पश्चिमी चंपारण और पूर्णिया जिले में शिवालिक का हिस्सा दिखाई देता है, जिसकी चट्टानें टर्शरी काल के अंतिम चरण में निर्मित हुई है। ये मुख्यतः अवसादी चट्टानें हैं। बिहार में अवस्थित सीमांत पठारी प्रदेश छोटा नागपुर का हिस्सा है। ये पठार पूर्व कैम्ब्रियन काल में निर्मित हुआ है। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में विंध्य काल के जो शैल समूह मिलते हैं, उन्हीं का पूर्वी विस्तार बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में उपलब्ध है। इन्हें कैमूर का पठार कहा जाता है। ये प्राचीन अवसादी ग्रीटी से लेकर सूक्ष्म कणीय बलुकाष्म शैल, फ्लैग स्टोन, बलुआई, गाद शैल, चूना पत्थर शैलों से तथा क्वार्ट्जाइट, बेसरिया और पर्सेलेनाइट शैलों से निर्मित है। रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत चूना पत्थर के शैल रवेदार डोलोमाइट में परिणत होते हैं एवं इन शैलों के समूहों में शैल बहुधा पाइराइट्स विशेषताओं को भी प्रकट करते हैं। पाइराइटिफेरस विशेषताओं को भी प्रकट करते हैं। गया, नवादा, मुंगेर, बांका जिलों में ग्रेनाइट, निस्सिस्ट और क्वार्ट्जाइट से बने आर्कियन चट्टान दिखाई देते हैं। कई जिलों में क्वार्ट्जाइट के अलावा स्लेट और फिलाइट भी मिलते हैं। बिहार का मैदानी भाग हिमालय के परावर्तन से प्रभावित रहा है। तृतीय कल्प के भूसंचलनों के प्रभाव से गंगा का असंबलित बेसिन और भी गहरा होता चला गया है। इस असंबलित बेसिन में प्रवाहित होने वाली नदी द्वारा अवसादों के निक्षेप होते रहने से वर्तमान जलोढ़ की उत्पत्ति हुई है। वर्तमान जलोढ़ के नीचे छिपे भ्रंश भी विवर्तनीय घटनाओं के प्रमाण हैं, जिनसे ये क्षेत्र प्रभावित होता रहा है। संरचनात्मक घटनाओं में अंतिम उल्लेखनीय घटना प्लीस्टोसीन काल से संबंधित है, जब राजमहल तथा शिलांग पठार का मध्यवर्ती भाग धंस जाने पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने लगी। प्राकृतिक विभाजन और उसकी दशा देखते हैं। ऊर्ध्वाधर दृष्टि से बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय का पर्वतपदीय क्षेत्र क्षेत्रफल हो गया इसका 586 वर्ग किलोमीटर यानी 0.06%। गंगा का मैदानी भाग, इसका क्षेत्रफल हो गया 90,650 वर्ग किलोमीटर और इसका टोटल परसेंटेज हो गया 96.26%। गंगा का दक्षिण का पठारी भाग देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 2,927 वर्ग किलोमीटर एरिया है और 3.86% एरिया कवर करता है। भौतिक बनावट और संरचना की दृष्टि से अगर बिहार को 3 भागों में विभाजित किया गया, उत्तर का शिवालिक पर्वतीय भाग एवं तराई क्षेत्र, उसके बाद बिहार का विशाल मैदान और दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश, उत्तर का शिवालिक पर्वत एवं तराई क्षेत्र। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित ये एक छोटा क्षेत्र है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। ये शिवालिक पर्वतीय प्रदेश हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है। टर्शरी भूसंचलन के फलस्वरूप बना देखो, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित ये एक छोटा सा उत्तर का शिवालिक पर्वतीय प्रदेश क्या है, ये उत्तर और पश्चिम में स्थित एक छोटा सा प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। ये शिवालिक पर्वत श्रेणी प्रदेश हिमालय का तृतीय मोड़ माना जाता है। ये टर्शरी भूसंचलन के फलस्वरूप बना है। इसे 3 उपविभागों में विभाजनों में बांटा जाता है, जैसे कि रामनगर दून। ये छोटी छोटी पहाड़ियों का क्रम है और 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। यह हरहा नदी घाटी के दक्षिण में अवस्थित है। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिकनाठोरी तक लगभग 75 वर्ग किलोमीटर में है। इसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। इसकी सर्वोच्च चोटी 874 मीटर ऊंची है। इस क्षेत्र में कई दर्रे हैं जो नदियों के बहाव के कारण बने हैं, जिसमें सोमेश्वर, भिकनाठोरी और मवाद प्रमुख है। इन्हीं दर्रों से बिहार और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनता है। शिवालिक बलित पर्वत के इन श्रेणियों में नदी द्वारा अपर्दन के कारण काफी ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र का विकास हुआ है। इन नई परतदार चट्टानों में मुलायम बलुआ पत्थर मिलते हैं। दून घाटी उपयुक्त दोनों उपविभाजनों के बीच स्थित है। ये उस घाटी को हरहा नदी घाटी भी कहते हैं। ये लगभग 24 किलोमीटर लंबी है और गंगा के जलोढ़ मैदान से कुछ ऊंची है। बिहार का विशाल मैदान,
ये 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पठारी प्रदेश के बीच फैला बिहार का विशाल मैदान नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है, जिसका पश्चिमी सीमावर्ती भाग में कहीं कहीं चूने के कंकड़ का ऊपरी सतह के निकट जमाव पाया जाता है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में सपाट मैदान है और इस मैदान में चौर के तरह की निचली भूमि पाई जाती है, जिसे टाल या ताल कहते हैं। वर्षा ऋतु में ये टाल क्षेत्र जलमग्न रहता था। गंगा के मैदानी क्षेत्र का ढाल सर्वत्र एक समान एवं धीमा है, जो 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी औसतन ऊंचाई 60 मीटर से 120 मीटर के मध्य है। हालांकि इसकी औसतन गहराई 1000 मीटर से 1500 मीटर के मध्य है, परंतु कहीं कहीं इससे अधिक गहराई भी पाई जाती है। संपूर्ण राज्य को मुख्यतः 2 भू-आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि गंगा नदी इस मैदान को 2 भागों में बांटती है, गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। गंगा का उत्तरी मैदान: गंगा के उत्तर में स्थित बिहार का मैदान घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदियों के बहने का क्षेत्र है। इन नदियों ने इस प्रदेश को अनेक दोआबों में वर्गीकृत कर दिया है, जैसे घग्गर गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। उत्तर बिहार का यह मैदान समतल एवं मूलतः एकरूपी होने के बावजूद यहाँ की प्रवाह प्रणाली के कारण स्थानीय भिन्नता रखता है। उत्तरी गंगा मैदान में गंगा नदी पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। बिहार की राजधानी पटना के उत्तर में गंगा नदी से गंडक नदी मिलती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर गंगा से घग्गर नदी मिलती है। गंगा नदी से बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी नदी मिलती है। ये भूभाग गंगा की उत्तरी तराई से 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो राज्य के 32.77% क्षेत्र पर विस्तृत है। ये एक समतल मैदान है और जलोढ़ मिट्टी से बना है। इस भूभाग का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर मंद और उत्तर से पश्चिम से दक्षिण पश्चिम को अत्यंत मंद हो चला गया है। इसकी औसतन समुद्र तल से ऊंचाई 66 मीटर है। गहराई ऊंचाई पर मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणी के अवशेष के रूप में कुछ पहाड़ियां स्थित है। राज्य के उत्तरी सीमा के साथ साथ लगभग 60 किलोमीटर तक सोमेश्वर पर्वत श्रेणी फैली हुई है। शिवालिक पर्वत श्रेणी में रामनगर दून की पहाड़ी विस्तृत है और रामनगर दून की पहाड़ी 32 किलोमीटर लंबी और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। कहीं कहीं ये हरहा घाटी है, जो कि 22 किलोमीटर लंबी है। इस घाटी के उत्तर में सोमेश्वर की 800 से 2800 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ियां स्थित है। गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र में बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति के रूप में राज्य में स्थान स्थान पर दियारा भूमि दिखाई पड़ती है। नदी धाराओं के कारण बने दियारा और चौर और छाड़न विशिष्ट भूआकृति भोजपुर, बक्सर, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया व सहरसा में प्राय मिलते हैं। इस मैदान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये जलोढ़ पंख क्षेत्र है, जहाँ से नदियाँ मुड़कर अपना प्रवाह पथ बदलती रहती हैं। गंगा के उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान का सीमावर्ती भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है। इन उच्च भूमियों की संख्या पश्चिम में अधिक है। इन मैदान के पश्चिमी चंपारण जिले में पहाड़ियों के सीमावर्ती भाग में नम तराई क्षेत्र है। इस मैदान के उत्तर में दलदल भूमि की लंबी पेटी है और इसके मध्य नदी घाटियां तथा कुछ भूमियां विद्यमान है। बदल युक्त उत्तरी विस्तृत पेटी के नीचे विस्तृत निम्न भूमि का क्षेत्र है, जहां दलदली झीलों की बहुलता है। उपयुक्त आधार पर गंगा के उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे भावर क्षेत्र, तराई और उपतराई क्षेत्र, भांगर और बांगर भूमि, खादर भूमि, चौर और मन। देखो, भावर, तराई और उपतराई क्षेत्र क्या है। तराई क्षेत्र शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नीचे पश्चिम से पूरब की ओर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में विस्तृत है। ये एक सपाट आर्द्र क्षेत्र है। तराई क्षेत्र से ठीक सटे दक्षिण उत्तर तराई प्रदेश पाए जाते हैं। इस तराई प्रदेश की ऊंचाई तराई क्षेत्र से कम है। ये एक दलदली क्षेत्र है। तराई क्षेत्र को भावर क्षेत्र भी कहते हैं। ये सोमेश्वर पहाड़ी की तराई में 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी कंकड़ बालू का निक्षेप है। बांगर भूमि होता है। बांगर भूमि के अंतर्गत प्राकृतिक बांध तथा दोआब मैदान के क्षेत्र आते हैं। ये आस का क्षेत्र से 7 से 0.8 मीटर ऊंचे होते हैं। बांगर पुराने जलोढ़ होते हैं और पुराने जलोढ़ एवं नए जलोढ़ के बीच में एक मध्यवर्ती ढाल मिलता है, बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। खादर भूमि नवीन जलोढ़ का विस्तृत क्षेत्र है। इसका विस्तार गंडक नदी और कोसी नदी के बीच है। ये क्षेत्र लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। ये भूमि काफ़ी उपजाऊ होती है। जिन नदियों में बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती है, उन नदियों के किनारों पर खादर भूमि का मैदान विकसित होता है।
चौर और मनोत्तरी गंगा के मैदान की निम्न भूमि जो वर्षा के समय पानी में भरी रहती है उसको चौर कहते हैं। नदियों से बने गोखुर झील के रूप में पाई जाने वाली आकृति मन कहलाती है। दियारा भूमि गंगा के प्रवाह क्षेत्र में स्थान स्थान पर दियारा भूमि दृष्टिगोचर होती है। ये बाढ़ क्षेत्र की एक विशेष आकृति है। सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा में नदी धाराओं के कारण बने दियारा, चौर और छाड़न नामक विशिष्ट भू आकृतिक विद्यमान है। गंगा का दक्षिणी मैदान गंगा नदी के दक्षिणी तट से झारखंड के छोटे नागपुर पठार तक फैला बिहार का भाग भी समतल है, परंतु कहीं कहीं बाह्य स्थितियां पहाड़ियां इसकी एकरूपता को भंग करती हैं। इनमें गया 266 मीटर, राजगीर 466 मीटर, खड़गपुर 510 मीटर, गिरियक और बराबर की पहाड़ियाँ मुख्य हैं। ये भूभाग दक्षिण बिहार के लगभग 33,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये पश्चिमी और मध्य में अधिक चौड़ा और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों के निकट है संकीर्ण हो गया है। ये इस भूभाग में अनेक छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो मैदानी भाग में कृषि क्षेत्र के बीच बीच में स्थित होती है। ये मैदान राज्य के 19.36% क्षेत्र पर विस्तृत है। इस मैदान की प्रमुख नदियाँ जो है वो सोन है, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु इसकी सहायक नदियाँ। मैदानी भाग में स्थान स्थान पर पहाड़ियाँ और टेकरियाँ फैली हैं। इसमें गया जिले की बराबर की रामशिला, प्रेतशिला, जेठिया पहाड़ियाँ, राजगीर और गिरियक की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी, पीर पहाड़ी और शेखपुरा की और पार्वती की टेकारियाँ महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र की कई नदियाँ गंगा में नहीं मिलकर नदी के समानांतर दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और जिनका राज्य में सिंचाई में महत्वपूर्ण योगदान है। देखो, दक्षिणी गंगा का मैदान मुख्यतः छोटा नागपुर के पठारी भाग झारखंड से गंगा में प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है और दक्षिणी मैदान की औसतन ढाल उत्तर की ओर दक्षिण से उत्तर की ओर है और इस मैदान का निर्माण पठारी प्रदेश से होकर होने वाली नदियों के द्वारा लाई गई बलुई मिट्टी से हुआ है। बलुई मिट्टी के होने के कारण इसमें पानी अधिक सोखता है और इस सतह पर जल का अभाव होने पर भी भूमिगत जल अधिक मात्रा में मिलते हैं। इस भाग में गंगा प्राकृतिक कगार का निर्माण करती है और ये प्राकृतिक कगार अपने आसपास की भूमि से ऊंचा रहता है, जिसके कारण नदियाँ गंगा के समानांतर ही प्रवाहित होती हैं। इससे पिनेट प्रवाह प्रणाली का निर्माण होता है। देखो, प्राकृतिक कगार के दक्षिण में जल ढाल का निम्न क्षेत्र टाल पाया जाता है। इसका विस्तार पटना से लखीसराय तक है। इसमें बढ़इया, मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़, मोर, सिंघौल का टाल प्रमुख है। टाल क्षेत्र वर्षा ऋतु में जलमग्न रहता है। गंगा के दक्षिणी मैदान की चौड़ाई पश्चिम में अधिक है, किंतु पूर्व में ये धीरे धीरे कम होती जाती है। गंगा के दक्षिणी मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: सोन गंगा दोआ, मगध का मैदान, अंग का मैदान। दक्षिण बिहार की नदियाँ सदाबहारी नदियाँ नहीं हैं। यहाँ ढाल क्षेत्र में खादर के मैदान मिलते हैं। गंगा के दक्षिणी मैदान का निर्माण छोटा नागपुर के पठार से गंगा नदी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टियों से हुआ है। इस मैदान की प्रमुख नदियाँ सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल और मान है। गंगा नदी के दक्षिणी किनारे के समानांतर फैली ऊंची तटबंध रेखा के कारण पुनपुन, फल्गु आदि नदियाँ सीधे गंगा में नहीं मिल पाती है। दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र गंगा के मैदान के दक्षिण सीमांत में छोटा नागपुर के पठार की खादर प्राचीन चट्टानों की दृश्य है, जिसमें निःश्रेष्ठ ग्रेनाइट चट्टानें बहुलता है धरातल पर दिखाई देती है। ये क्षेत्र तीव्र वाही सरिताओं और प्रपाती ढाल से युक्त पहाड़ी और समतल सक्रिय घाटी एवं विषम धरातल से युक्त पठारी प्रदेश है। इसके अंतर्गत गया, मंदार, बराबर, जेठिया की पहाड़ी, गंगेश्वरी, राजगीर और शेखपुरा आदि की सूकर पीठ पहाड़ी, बिहार शरीफ, जमालपुर, मुंगेर की पहाड़ी, रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत कैमूर का पठार। मैदान के दक्षिणी सीमांत में नबीनगर और मोराटाल में मुंगेर तक क्वार्टजाइट की चट्टानें सूकर पीठ के रूप में विकसित है। कुल मिलाकर छोटा नागपुर और कैमूर के पठार का ये अपरदित भाग लगभग 150 से 300 मीटर तक ऊंचाई वाले धरातल का निर्माण करता है। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में आर्कियन नीस और ग्रेनाइट है, जबकि कैमूर के पठार में बलुआ पत्थर मिलता है। बिहार की जलवायु देखो, बिहार में गंगा का उत्तरी मैदानी भाग हिमालय के निकट स्थित है और पूर्व से पश्चिम की ओर खुला है, जिससे होकर मानसून की आर्द्र हवाएं पश्चिम की ओर तथा गर्मियों में पश्चिम की ओर से गर्म, सर्दियों में ठंडी हवाएं बिहार के मैदानी भाग में प्रवाहित होती हैं। देखो, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित बिहार का पूर्वी भाग पश्चिमी बंगाल के समान आर्द्र है। पूर्वी भाग जो है वो पश्चिमी बंगाल के समान आर्द्र है तथा पश्चिमी भाग पूर्वी उत्तर प्रदेश के समान उपोष्ण है।
राज्य के अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु में स्थित है। राज्य के अक्षांशीय विस्तार के आधार पर यह उपोष्ण जलवायु में स्थित है। बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु, पश्चिमी भाग में अर्धशुष्क जलवायु, बंगाल की खाड़ी के निकट रहने के कारण राज्य की जलवायु पर खाड़ी से आने वाली चक्रवातों का विशेष प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के क्षेत्र में विकसित होने वाले निम्न दाब का विस्तार बिहार में पूर्व में बिहार और झारखंड, उड़ीसा तक हो जाता है। निम्न दाब की ओर बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं के गर्म में स्थित होने से बिहार राज्य में वर्षा होती है। हवाओं के मार्ग में स्थित होने से बिहार राज्य में वर्षा होती है। बिहार का पश्चिमी प्रदेश न केवल उत्तर पश्चिमी मानसून हवाओं की खाड़ी की शाखाओं के क्षेत्र में स्थित है, बल्कि अरब सागर की शाखाओं के मार्ग में भी स्थित रहने के कारण अपेक्षाकृत अधिक वर्षा उपलब्ध कराता है। बिहार राज्य न केवल सर्दियों में चलने वाली भूमध्य सागरीय अवदाब की पूर्वी सीमा है, बल्कि ग्रीष्मकालीन पश्चिम से आने वाली लू की भी पूर्वी सीमा है। इस गर्म लू से बिहार का उत्तर पूर्वी भाग, समस्त मैदानी भाग प्रभावित रहता है। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में आने वाला वायु मार्ग परिवर्तन भी बिहार की जलवायु की एक विशेष प्रधानता है। बिहार राज्य की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ के मानसून में विषमता है। तापमान और वर्षा की दृष्टि से राज्य की जलवायु विशिष्ट प्रकार की है। यहाँ वर्ष में 3 प्रमुख मौसम होते हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून तक होता है। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक होता है और शरद ऋतु मध्य अक्टूबर से फरवरी तक होता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु देखो, बिहार में ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से शुरू होती है, मध्य जून तक रहती है। अप्रैल माह से दिन का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और मई माह में तापमान सर्वाधिक रहता है। मई का औसतन तापमान 32 डिग्री रहता है। मानसूनी हवाओं के आगमन से मध्य जून के तापमान में कुछ कमी आती है। बहुधा बंगाल की खाड़ी से चक्रवाती तूफानों के मई जून से पहुंचने पर तूफानी वर्षा और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। रात में धूल भरी आंधियों के अलावा चलने वाली गर्म हवा लू इसकी मुख्य विशेषता है। लू की चपेट में गंगा दक्षिणी मैदान के क्षेत्र में रहती है। यह हवाएं 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती है। पठारी भाग में इनका तापमान कम हो जाता है और यह मंद बढ़ जाती है। राज्य के गया जिले में सर्वाधिक तापमान होता है। वर्षा ऋतु बिहार में इस मौसम का आरंभ मानसून के आगमन के साथ होता है। वर्षा मध्य जून से शुरू हो जाती है, लेकिन जुलाई अगस्त तक माह अत्यधिक वर्षा वाले माह माने जाते हैं। बिहार में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून का उपहार है। राज्य में वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती चली जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का उद्भव हिंद महासागर से होता है, जो अरब सागर होता हुआ लगभग मध्य जून से बिहार में पहुँचता है। मध्य अक्टूबर तक राज्य के मैदानी भागों में पर्याप्त वर्षा होती है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभाव शिथिल हो जाता है और मंद गति से हवा विपरीत दिशा में बहने लगती है। इस रिट्रीटिंग ऑफ मानसून यानी मानसून का लौटना कहते हैं। इसके साथ ही मैदानी भाग ठंडी हवा, पछुआ उत्तरी हवा और बहना प्रारंभ हो जाती है, जो कि शरद ऋतु के आगमन का संकेत माना जाता है। ऋतुएं देखो, शीत ऋतु। राज्य में मानसून के समाप्त होते ही आर्द्रता और रात में भरपूर ओस पड़ने से तापमान कम होने लगता है। इसी समय पश्चिमी से ठंडी हवाएं चलनी शुरू होती हैं। जिसे पछुआ बयार कहते हैं। मध्य अक्टूबर के बाद ही राज्य में शीत और शरद ऋतु आ पहुंचती है। संपूर्ण बिहार में नवंबर का तापमान 19.6 डिग्री सेंटीग्रेड से 22.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है, जबकि जनवरी माह का औसतन न्यूनतम तापमान 7 डिग्री 7.5 डिग्री से 10.5 डिग्री तक रहता है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातीय तूफान मौसम बदल डालते हैं। इसी कारण प्राय घंघोर वर्षा होती है, जिससे दिसंबर जनवरी माह में ठंड अत्यंत बढ़ जाती है और ये वर्षा रबी की फसल के लिए लाभप्रद होती है। कोपेन ने अपने जलवायु विभाजन में बिहार के उत्तरी भाग को CWG और दक्षिणी भाग को AW जलवायु के अंतर्गत माना है। थॉर्नबेटर ने बिहार के अधिकांश भाग को CAW और उत्तरी संकीर्ण भाग को CBW माना है। ट्रिवाथा ने लगभग आधे उत्तरी भाग को CAW और आधे दक्षिणी भाग को AW जलवायु में विभाजित किया है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट जोन क्या है? कृषि जलवायु की दृष्टि से बिहार राज्य को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: पश्चिमोत्तर का मैदान, पूर्व का मैदानी भाग, दक्षिण पश्चिम का मैदानी भाग और दक्षिण का पठारी क्षेत्र।
कृषि जलवायु देखो, पश्चिमोत्तर का मैदान है। जिले इसमें कौन कौन से आते हैं? पश्चिम और उत्तर का मैदान जो हो गया, इसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर और गोपालगंज है। पूर्व का मैदानी भाग हो गया पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, अररिया और किशनगंज। बिहार दक्षिण पश्चिम का मैदान हो गया। देखो, पूर्व का मैदानी भाग हो गया जैसे पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, अररिया और किशनगंज। दक्षिण पश्चिम का मैदान हो गया, दक्षिण और पश्चिम का मैदान हो गया गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, बक्सर। दक्षिण का पठारी भाग हो गया बांका, जमुई, कैमूर, लखीसराय, शेखपुरा, भभुआ। बिहार के जलवायु प्रदेश। जलवायु की क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर बिहार को मुख्य रूप से चार जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। देखो, इसमें कहता है ना कि बिहार का जलवायु प्रदेश हो गया, इसको 4 जोन में बांटा गया है। उत्तरी पश्चिमी गिरिपथ प्रदेश, उत्तरी पूर्वी प्रदेश, रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश और मध्यवर्ती प्रदेश। हिमालय की गिरिपथ के निकट स्थित बिहार के उत्तरी भाग यानी उत्तर पश्चिमी गिरिपथ प्रदेश में 1400 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह क्षेत्र जुलाई में अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जबकि उत्तरी बिहार के अन्य क्षेत्र के लिए अगस्त उच्च वर्षा का महीना होता है। देखो, इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इस आंध्र प्रदेश में ग्रीष्म काल की अवधि छोटी और शीतकाल की अवधि लंबी होती है। राज्य का उत्तर पूर्वी प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है और इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु की अवधि भी लंबी होती है। ये क्षेत्र नॉर्वेस्टर और दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। मई महीने में नॉर्वेस्टर होने वाली वर्षा जूट की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। अरब सागरीय मानसून शाखा से प्रभावित रोहतास का पश्चिमी निम्न पठारी प्रदेश 1200 मिलीमीटर तक वर्षा प्राप्त करता है। नॉर्वेस्टर वर्षा से प्राय वंचित और धूल भरी आंधी और लू से प्रभावित इस प्रदेश में सबसे गर्म महीना मई होता है। दक्षिण की तुलना में इसके उत्तरी भाग में वर्षा कम होता है और मध्यवर्ती भाग गंगा के दोनों ओर का क्षेत्र है जहां वर्षा कम होती है। यह क्षेत्र उच्चतम तापांतर का क्षेत्र है। ग्रीष्मकालीन धूल भरी आंधियों और लू से प्रभावित इस प्रदेश के लिए उच्च औसतन तापमान का महीना जून है। बिहार में वर्षा का वितरण देखते हैं। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 1516 के अनुसार बिहार राज्य में वार्षिक वर्षा औसतन 1009 मिलीमीटर होती है, किंतु राज्य में वर्षा के वितरण में प्राय असमानता पाई जाती है। बिहार के मैदानी भाग में जहां 1000 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहीं राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भाग में छोटे छोटे क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है। बिहार में सबसे कम वर्षा पटना के पश्चिमी त्रिकोणीय भूखंड पर होती है, जबकि सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्व में स्थित किशनगंज जिले में होती है। किशनगंज क्षेत्र में होने वाली ऊंची औसतन वर्षा का संबंध पूर्व मानसून में नॉर्वेस्टर से होने वाली वर्षा से है और कुछ हिमालय की ऊंचाई और उसकी निकटता से भी होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून और वर्षा। बिहार में होने वाली वर्षा मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं की देन है। इन हवाओं से बिहार की कुल वार्षिक वर्षा की 85% वर्षा प्राप्त होती है। मानसून के आगमन की अनिश्चित तिथि और इससे समाप्त प्राप्त होने वाली वर्षा की अनिश्चितता अवधि मात्रा से बिहार की कृषि काफ़ी प्रभावित होती है। मानसून की वापसी प्राय अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से बिहार में मानसून का प्रभाव कम होने लगता है। मानसूनी हवाओं का वेग और उनका प्रभाव सिमटने के परिणाम स्वरूप उस समय बिहार का उत्तरी पूर्वी भाग जहां मात्र 100 मिलीमीटर तक वर्षा प्राप्त करता है तथा उसके उत्तर पश्चिमी भाग में इस अवधि में कुल 25 मिलीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है। सामान्यतः इस अवधि में बिहार का अधिकांश क्षेत्र 25 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक वर्षा प्राप्त करता है। बिहार में शरदकालीन धान के तैयार होने और रबी की फसल के लिए आवश्यक आर्द्रता बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले चक्रवात के प्रभाव से उपलब्ध होती है। इस अवधि में हाथिया नक्षत्र की वर्षा बिहार की कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका अदा करती है। शीतकालीन वर्षा। बिहार में होने वाली शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागरीय अवदाबों से संबंधित है, जिनके आगमन से ही जनवरी-फरवरी महीने में कुछ वर्षा मात्र 1-2 दिन में उपलब्ध हो जाती है। कुल वर्षा का 1-2 दिन में उपलब्ध हो जाता है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में इन महीनों जनवरी और फरवरी में होने वाली वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर कम होती चली जाती है, जबकि गंगा का दक्षिणी मैदान जो कि कुल 10 मिलीमीटर शीतकालीन वर्षा प्राप्त करता है, उसे दक्षिण पूर्वी की ओर वर्षा की मात्रा बढ़कर 25 मिलीमीटर तक हो जाती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा। बिहार में ग्रीष्मकालीन वर्षा अल्प मात्रा में मार्च से मई तक होती है।
इस अवधि में बिहार में 50 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा जहां राज्य के पूर्वी भाग में 150 मिलीमीटर तक होती है, वहीं पश्चिमी भाग में इसकी मात्रा काफ़ी कम होती है। ग्रीष्म ऋतु में चक्रवाती हवाओं के कारण पूर्णिया जिले का उत्तरी पूर्वी भाग विशेष आर्द्र रहता है। ग्रीष्मकालीन वर्षा खासकर मई महीने में होने वाली वर्षा आम, लीची और भदई फसल के लिए विशेष रूप से लाभदायक और महत्वपूर्ण होती है। बिहार की अपवाही प्रणाली की नदी, जैसे बिहार राज्य के मुख्य जल संसाधन। बिहार राज्य के मुख्य जल संसाधन क्या है? बिहार राज्य में जल संसाधन के अनेक प्राकृतिक स्रोत हैं, जिनमें मुख्य है नदी, अपवाह तंत्र, जलप्रपात और जलकुंड और वेटलैंड्स। नदी और उसके अपवाह तंत्रों को उद्गम के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक पठारी क्षेत्र एक हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली नदी, और दूसरी जो है पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी। हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में सरयू, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, बलान, महानंदा प्रमुख है। ये सभी चिरस्थायी नदियां गंगा के उत्तरी मैदानी भाग से बहती हुई गंगा में मिल जाती है। इनमें से अधिकांश नदियां बाढ़ की विभीषिका के लिए कुख्यात है। बिहार हो गया। देखो, पठारी क्षेत्र की नदियों में सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, चानन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, कर्मनाशा नदी, सकरी, पंचाने आदि प्रमुख है। ये नदियां राज्य के दक्षिणी भागों से होती हुई गंगा या उसकी सहायक नदियों में मिल जाती है। ये मुख्यतः बरसाती नदियां हैं। बिहार के अपवाह तंत्र में अनेक छोटी छोटी नदियां हैं जो धरातलीय बनावट के अनुसार प्रवाहित होती हैं। इन नदियों ने न केवल बिहार के धरातलीय स्वरूप को विकसित करने में निर्णायक योगदान देते हैं, बल्कि ये नदियां सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है, जल परिवहन का मार्ग प्रशस्त करती है तथा साथ ही साथ मत्स्य प्राप्ति और अन्य व्यवसाय में भी सहायक होती है। देखो, ये नदियाँ जल विद्युत का स्रोत होती हैं और अन्य प्रकार से भी राज्य के प्राकृतिक संसाधन को समृद्ध बनाती है। बिहार में बहने वाली सोन, पुनपुन नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है। पड़ोसी देश नेपाल बिहार की 4 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। बागमती कमला नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से, और सरयू नदी नम्पा नेपाल से, तथा कोसी नदी सप्तकोशिकी से निकलती है पूर्वी नेपाल की सीमा से। झारखंड राज्य का छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र जिन नदियों का उद्गम स्थल रहा है वह स्वर्णरेखा नदी है, बराकर नदी है, फल्गु नदी है, सकरी नदी है और पंचाने नदी है। ये नदियाँ छोटा नागपुर के पठारी भाग से, दामोदर नदी पलामू जिले से, उत्तरी दक्षिणी कोयल नदी रांची की पहाड़ियों से और अजय नदी संथाल परगना के राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है। उपयुक्त सभी नदियों को जलप्रवाह, स्थिति व दिशा के आधार मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। एक प्रथम वर्ग हो गया, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग की नदियां कौन कौन सी? इस वर्ग में सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा नदियों को रखा जाता है, जो गंगा नदी के उत्तर से आकर मिलती है। द्वितीय वर्ग में वैसी नदियाँ आती हैं जो सोन, पुनपुन, उत्तरी कोयल, चानन, फल्गु, सकरी, पंचाने, कर्मनाशा नदियाँ आती हैं जो गंगा के दक्षिणी से आकर मिलती है। तृतीय नदी वो होती है इस वर्ग में दामोदर, बराकर, स्वर्णरेखा, दक्षिण कोयल, पंख, संघ, अजय आदि ऐसी नदियां हैं जो राज्य के दक्षिण भाग में प्रवाहित होती हैं। बिहार की गंगा के उत्तरी मैदान की नदियां। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान की नदियां हैं, जैसे गंगा के उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियां हैं जैसे कि घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी तथा महानंदा है। चूँकि इन नदियों का उद्गम स्थल हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, इसलिए इन नदियों में वर्ष भर जल प्रवाहित होता है। ये नदियाँ बरसात के समय काफ़ी मिट्टी और रेत लाती हैं, जिससे उपजाऊ उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। हिमालय से निकलकर तेज़ गति से बहने वाली ये नदियाँ उत्तर बिहार में भयंकर बाढ़ लाया करती हैं। इन नदियों में घग्गर, गंडक, बागमती, कोसी अपनी मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। गंगा नदी बिहार के अपवाह तंत्र का मुख्य आधार है। गंगोत्री इसका उद्गम स्रोत है। हरिद्वार के पास ये समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है और चौसा के निकट ये बिहार के मैदान में प्रवेश करती है तथा मैदान को 2 भागों में बांटते हुए ये बंगाल में प्रवेश कर जाती है। गंगा के उत्तरी दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी और महानंदा। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास ही घग्गर नदी गंगा नदी से मिलती है। इस दिशा में गंगा में दक्षिण दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, हरहा, फल्गु, किऊल। गंगा की ढाल बहुत कम है, अतः वर्षा के दिनों में अधिक जलग्रहण के कारण उसका पानी तटबंधों को पार कर दोनों ओर फैल जाता है, जो बाढ़ की समस्या उत्पन्न करता है और इसका प्रकोप उत्तर बिहार में अधिक रहता है। बिहार की प्रमुख नदी और उनके उद्गम स्थल कौन कौन से हैं? जैसे देखो, गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी इसका उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड है। इसका जो
और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। गंडक नदी, जिसका जो है उद्गम स्थल अन्नपूर्णा, मानगमोट, कश्तांग, नेपाल और तिब्बत मध्य हिमालय है। ये बैलेजा घाट के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक जो है ये सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी एवं विशंभरपुर चौर से निकलती है। और मुंगेर के उत्तर में खगड़िया गंगा नदी मुंगेर के पास मिल जाती है। कोसी नदी ये सप्तकोशिकी पूर्वी नेपाल से निकलती है और काढ़ा गोला के पास पूर्णिया के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश दानापुर पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। सरयू घग्गर जो है नम्पा नेपाल से निकलती है। ये छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। बागमती नदी हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। ये खोर माघाटा खगड़िया में गंगा नदी में मिल जाती है। कमला नदी हिमालय की महाभारत श्रेणी है, काढ़ा गोला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। महानंदा नदी हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल के कटिहार के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी विंध्याचल की पहाड़ी चौसा के उत्तर गंगा नदी में मिल जाती है। अजय नदी बटपाड़ जमुई जिले में चकाई से 5 किलोमीटर दूर से निकलती है। ये बटपाड़ से अजय नदी और पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी जो मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है, पुनपुन नदी, और ये फतुहा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद फल्गु नदी है जो उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और टाल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। अब नदियों के बारे में डिटेल से देखते हैं। जैसे कि गंगा नदी है, ये गंगा नदी जो है वो गंगा उत्तराखंड के उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले के 5611 मीटर ऊंचे गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है गंगा नदी। और बिहार तक पहुंचते पहुंचते गंगा नदी में धौली, पिंडार, अलकनंदा, मंदाकिनी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घग्गर नदियाँ मिल जाती हैं। गंगा भोजपुर और सारण जिले की सीमा बनाती हुई गंगा जो है वो भोजपुर और सारण जिले की सीमा बनाती हुई बिहार में प्रवेश करती है। यही गंगा में उत्तर से आने वाली सरयू, घग्गर और दक्षिण से आने वाली सोन नदियां मिलती है। दक्षिण से बहकर गंगा में मिलने वाली नदियों में चौसा के पास कर्मनाशा, बक्सर के पास ढोरा, थोड़ापुर में काब और छेर, बनास और मनेर के पास सोन और फतुहा के समीप पुनपुन और सूर्यगढ़ा के पास फल्गु और मोहनी और धनाऊ और किऊल, थोड़ापुर में मुहाने पर भागलपुर के निकट बडुआ, चानन और कहलगांव के पास घोघा, गेरुआ, काआ और थोड़ा दक्षिणपुर में गुमानी नदियों आकर मिलती है। पटना से आगे सारण और वैशाली जिले के समीप सीमा बनाती गंडक नदी गंगा में सोनपुर में मिलती है। कुछ आगे बहने पर गंगा में मुंगेर के उत्तर में बागमती, कुर्सेला के पास कोसी नदी मिलती है। मुंगेर के उत्तर में बागमती मिलती है, कुर्सेला के पास कोसी नदी मिलती है, मनिहारी के निकट काली कोसी मिलती है और थोड़ापुर में बहने पर पन्नार और महानंदा उत्तर से आकर मिलती है। अब दूसरी नदी देखते हैं, सरयू और घग्गर नदी। इसका उद्गम स्थल नम्पा नेपाल में है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में तीव्र गति से बहती हुई सरयू नदी सिवान जिले के समीप बिहार में प्रवेश करती है और छपरा के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। कुछ दूरी तक ये बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी करती है। हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में सरयू को अत्यंत पवित्र नदी माना गया है। नदी के तीव्र प्रवाह से बहने के कारण सरयू नदी को घाघरा और घग्गर नदी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। पूरे वर्ष जल से भरी रहने के कारण इसे सदानीरा भी कहा जाता है। सदानीरा इसको भी कहते हैं, सरयू को भी। गंडक नदी नेपाल में इसे सप्त गंडकी के नाम से पुकारते हैं। इसकी मुख्य धारा का नाम काली गंडक और नारायणी गंडकी और नारायणी है। नेपाल में के तराई भाग में इसे शालिग्रामी भी कहा जाता है। गंडक नदी अपनी 7 सहायक नदियों के साथ मध्य हिमालय में नेपाल की उत्तरी सीमा और तिब्बत के विस्तृत हिमालय के अन्नपूर्णा पहाड़ियों के समीप मानंग मोट और कुतांग के समीप से निकलती है। ये नदी नेपाल की सीमा को पार कर भारत में प्रवेश करती है। कुछ दूर तक उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के साथ बहती है। गंडक नदी पटना के सामने तथा उत्तर बिहार के हाजीपुर और सोनपुर नामक 2 प्रसिद्ध नगरों के मध्य बहती हुई हाजीपुर और सोनपुर के मध्य बहती हुई मुजफ्फरपुर तथा सारण जिले की सीमा बनाती है। गंगा में मिल जाती है और इस नदी की कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। बूढ़ी गंडक इस नदी का बहाव गंडक के समान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ये नदी सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर बिहार के उत्तरी पश्चिमी जिले पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर जिले में बहती हुई ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं हरहा, कापन, मसान, वनगंगा, पंडाई, मनियारी, करहरा, उरई, तेलाबे,
प्रसाद, तियर आदि हैं। बागमती, ये हिमालय की महाभारत श्रेणी से नेपाल से निकलती है। बिहार की खतरनाक नदियों में से एक है बागमती। इस नदी का बहाव गंडक के समान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा नगर से लगभग 2 मील दूर पश्चिमोत्तर में तिरमोहानी के निकट ये बूढ़ी गंडक नदी से संगम करती है। ये लहेरीसराय, दरभंगा और दक्षिण 6 मील दूर स्थित हाया घाट के रेलवे स्टेशन के पास से 2 भागों में विभक्त हो जाती है। इसकी दाहिनी धारा बूढ़ी गंडक से जा मिलती है, जबकि बाईं धारा जो है करेह नदी के नाम से जानी जाती है। ये कमला नदी से मिलकर कोसी में जा मिलती है। बागमती नदी बाढ़ के दिनों में अक्सर अपना प्रवाह मार्ग बदल लेती है। ये मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी जिले में काफ़ी क्षति पहुंचाती है। इसकी सहायक नदियां लाल बकैया, लाखनदेही, चकनाहा, जमुने, सिपरी, धार, छोटी बागमती, कोल आदि है। कमला, ये नदी भी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है तथा नेपाल की तराई से होती हुई जयनगर की सीमा से बिहार में प्रवेश करती है। पहले ये नदी जीवछ कमला कहलाती थी, परंतु अब यह बलान नदी से मिलकर बहने लगी है। ये मिथिला की प्रसिद्ध नदी है और पुण्य प्राप्ति की दृष्टि से गंगा के बाद मिथिला में इसी का स्थान है। इस क्षेत्र में उस नदी को कमला माई भी कहते हैं। ये दरभंगा प्रमंडल में प्रवाहित होकर कोसी से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सोनी, ढोरी और बलान। वर्षा के समय ये नदी काफ़ी बाढ़ लाती है और धारा परिवर्तन का स्वभाव रहा है, अतः इसकी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में काफ़ी क्षति होती है। कोसी, पूर्वी नेपाल में हिमालय की उच्च पर्वत श्रेणियों के मध्य सप्तकौशिकी क्षेत्र से ये निकलती है। इस क्षेत्र में जल की 7 धाराएं हैं। सप्तकौशिकी 7 धाराएं हैं: सुत कोसी, भोटिया कोसी, तांबा कोसी, लिखू कोसी, दुगध कोसी, अरुण कोसी, तांबर कोसी बहती है, जिससे उसका नाम सप्तकौशिकी पड़ा। कोसी का वास्तविक नाम कौशिकी है तथा इसका महत्व गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा के समान है। हिमालय से निकलकर कोसी नदी की धारा नेपाल के पर्वतीय प्रदेश में से बहती हुई भारत नेपाल सीमा को पार कर चतरा, गद्दी, धरान के निकट बराह क्षेत्र से बिहार में प्रवेश करती है। बराह क्षेत्र में आकर कोसी की धारा का तीव्र वेग हालांकि मंद पड़ जाता है, परंतु इसके बराबर रास्ता बदलते रहने के कारण उत्तरी बिहार का प्रभावित क्षेत्र तबाह होता है। यही कारण है कि इस नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहते हैं। ये सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया जिले से होती हुई खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे अधिक लंबाई 120 किलोमीटर इसी कोसी नदी की है। गंगा में मिलने से पूर्व कोसी स्वयं अपना डेल्टा बनाती है, जो उसकी अनूठी विशेषता है। गंगा से मिलने से पूर्व कोसी जो है स्वयं अपना डेल्टा बनाती है, जो उसकी अनूठी विशेषता है। महानदी उत्तरी बिहार के मैदान की यह सबसे पूर्वी नदी है, जो हिमालय से उतरने के बाद पूर्णिया और कटिहार जिले से होकर बहते हुए कटिहार के दक्षिण पूर्व में गंगा नदी में मिल जाती है। बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? सोन नदी है। सोनभद्र नदी का उद्गम गोंडवाना लैंड क्षेत्र में गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक स्थान से हुआ है। सोन नदी के उद्गम को आर्य प्रवाह प्रतिरूप का एक बढ़िया उदाहरण माना जाता है, क्योंकि अमरकंटक से सोन के साथ अन्य दिशाओं में नर्मदा भी निकलती है। ये कैमूर के पठार के दक्षिण से बिहार में प्रवेश कर गंगा सोन के दोआब में बिहार को सबसे उपजाऊ मैदान बनाती है और इस नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन नदी झारखंड के पलामू और बिहार के रोहतास और औरंगाबाद, भोजपुर और पटना जिले की पश्चिमी सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है और पटना से ये 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट हरदी छपरा गांव के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी, पुनपुन नदी, ये नदी छत्तीसगढ़ के पठारी भाग से निकलती है। मौसमी नदी होने के कारण यह ग्रीष्मकालीन में सूख जाती है और लेकिन वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल के साथ बहती है। ये गया और पटना जिले में बहती हुई पतुआ नामक स्थान के निकट गंगा में मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि पुनपुन नदी में स्नान और पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। पुनपुन की सहायक नदियों में दरधा, मनोहर नदियाँ प्रमुख है। कर्मनाशा, ये नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और अपने मार्ग में बहती हुई ये नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाती है। उत्तर पूर्व की ओर बहने के बाद चौसा के निकट गंगा में मिल जाती है। बिहार में इस नदी को अपवित्र और अशुभ माना जाता है।
अजय नदी, ये नदी जमुई जिले के चकाई नामक स्थान से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर में बटपाड़ नामक स्थान से निकलती है। ये पूर्व व दक्षिण में प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और दक्षिण में विलीन और गंगा में विलीन हो जाती है। और इस नदी को आजमती और अजमावती भी के नाम से संबोधित किया जाता है। गंगा से में मिलने वाली बिहार की नदियाँ कौन कौन सी है, जैसे कर्मनाशा, कोसी और कमला। कर्मनाशा नदी का जो संगम स्थल है चौसा के निकट है। कोसी नदी का खगड़िया में है और कमला नदी का कांडागोला के निकट है। सरयू नदी का जो है छपरा के निकट है और फल्गु नदी का उरैन मुंगेर के निकट है और बूढ़ी गंडक का मुंगेर के निकट है और गंडक के पहलेजा के निकट है और सोन जो है हरदी, छपरा, दानापुर के निकट है। फल्गु नदी पितृ पक्ष के दौरान तीर्थ यात्री गया में फल्गु नदी के में स्नान कर पिंडदान करते हैं। ये नदी झारखंड के उत्तरी छोटानागपुर पठार से छोटी छोटी सरिताओं के रूप में निकल कर निरंजना नदी और लीलाजन नामक मुख्य धारा के रूप में बोधगया के निकट मोहना नामक सहायक नदी से मिलकर विशाल रूप धारण कर लेती है। सकरी, ये नदी झारखंड के उत्तरी छोटानागपुर के पठारी क्षेत्र से निकलती है। ये हजारीबाग, झारखंड, नवादा, गया, नालंदा, पटना, मुंगेर, बिहार जिलों में बहने के उपरांत किऊल और मोरहर नदियों के साथ गंगा में विलीन हो जाती है। किऊल नदी का उद्गम केंद्र हजारीबाग जिले के खमरडीहा के निकट है। इसमें कई धाराएं समाहित होती हैं और इसे फल्गु, धरोहर, पंचानी, सकरी आदि कहते हैं। नदियों के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, जैसे कि गंगा के निकट जो है पटना है, बक्सर है, मोकामा है, भागलपुर है, मुंगेर है। गंडक के किनारे जो है हाजीपुर है, सोनपुर है और मुजफ्फरपुर है। और सरयू के किनारे छपरा है और फल्गु के किनारे गया है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात और जलकुंड। देखो, जलप्रपात, नदी का ढाल अकस्मात तीव्र हो जाता है तथा ऊर्ध्वाधर हो और जल वेग से नीचे गिरे तो इस अवस्था को जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात का निर्माण उन नदियों के मार्ग में होता है जिनके तल में कठोर और मुलायम शैल की परतें क्रमबद्ध स्थिर होती हैं। बिहार में कई स्थानों पर विभ्रंश घाटियां और कठोर चट्टानों से निर्मित अपशिष्ट श्रेणियों की पहाड़ियां हैं जो जलप्रपात को जन्म देती हैं। बिहार में गया, रोहतास, नवादा जिलों में अनेक स्थानों पर जलप्रपात मिलते हैं। ककुलत जलप्रपात नवादा जिले में नवादा शहर से 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रपात कई चरणों में कोडरमा के पठार से उतरता है और उसकी कुछ ऊंचाई 47 मीटर 160 फीट है, पर मुख्य प्रपात 24 मीटर 80 फीट है। कर्मनाशा नदी पर बक्सर जिले में एक जलप्रपात है, ठीक है ना। कर्मनाशा नदी पर बक्सर जिले में एक जलप्रपात है। उसके अतिरिक्त कैमूर जिले के दुर्गावती जलप्रपात 90 मीटर 300 फीट ऊंचा है तथा खादर कोका में गिरता है। इसी के निकट फुलवरिया नदी पर जियाउर खुंड का एक छोटा जलप्रपात है। देखो, बिहार के प्रमुख झरने और जलप्रपात, जैसे ककुलत जलप्रपात नवादा, दुर्गावती, कैमूर और कर्मनाशा नदी पर है। ये ककुलत जलप्रपात नवादा जो है ये कर्मनाशा नदी पर है और बक्सर जिले में है। नहीं, ककुलत जो है नवादा में है, दुर्गावती कैमूर में है, कर्मनाशा नदी पर प्रपात बक्सर जिले में, जियाउर खुंड का छोटा प्रपात फुलवरिया नदी पर। जलकुंड हो गया, ऊंचे नीचे प्रदेशों में परागमय शैलों का ढाल मिल जाता है और चूंकि इसमें उपस्थित जल समानांतर तल ही बनेगा अतः भूपृष्ठ उत्तरी परागमय शैल से जल स्वतः बाहर निकल पड़ता है। इस प्रकार भूमि से स्थित जल को स्रोत को जलकुंड कहते हैं। बिहार में प्राकृतिक रूप से गर्म हुए जल के अनेक कुंड हैं जिनके जल का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इन गर्म जलधाराओं का संबंध मृत ज्वालामुखी और भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से है। रासायनिक विश्लेषण करने पर इसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज, लवण और गंधक पाए जाते हैं। ये जल जो है वो त्वचा के स्किन डिजीज के रोगी को लाभान्वित करता है। बिहार में सर्वाधिक विख्यात और ऐतिहासिक गर्म जलकुंड एवं झरने राजगीर में है, जिनमें सप्तधरवा या सप्तधारा, सूर्यकुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड प्रमुख हैं। इन सभी कुंडों में पानी 70 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म रहता है। राजगीर का प्रमुख गर्म जलकुंड बराही कुंड है, जिसमें 7 मीटर चौकोर स्थान से लगभग 1 मीटर की गहराई में स्वच्छ गर्म जल स्रावित होता है। इसका तापमान 87 डिग्री सेंटीग्रेड है। मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ियों में अनेक कुंड है, जिसमें सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषिकुंड आदि प्रमुख है। इसका पानी 58 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक गर्म पाया जाता है। यहाँ लक्ष्मण कुंड का पानी सर्वाधिक गर्म होता है, 62 डिग्री सेंटीग्रेड।
बिहार के प्रमुख जलकुंड उनकी अवस्थिति क्या है, जैसे सप्तधरबा जो है ये राजगीर में है, ठीक है, ये राजगीर में है। और सूर्यकुंड जो है ये भी राजगीर में है। और मखदूम कुंड ये भी राजगीर में है। बराही कुंड ये भी राजगीर में है। नाना कुंड ये भी राजगीर में है। गोमुख कुंड जो है मुंगेर में है। सीता कुंड मुंगेर में है। ऋषि कुंड मुंगेर में है। लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है। रामेश्वर कुंड ये भी मुंगेर में है। देखो वेटलैंड्स को देखते हैं। निम्नलिखित निम्न तलीय जल आच्छादित क्षेत्र को वेटलैंड्स कहा जाता है। चौर, बांगर, मान, टाल आदि वेटलैंड्स हैं। बिहार में गंगा नदी के उत्तरी मैदानी भाग में लगभग 57,000 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र में वेटलैंड्स के रूप में चिन्हित है। पर्यावरणीय दृष्टि से वेटलैंड के महत्व क्या है? ये वर्षा के अतिरिक्त जल का संचयन कर बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करता है। भूगर्भीय जल के तल का संतुलन बनाए रखता है। ये कई प्रकार के विलुप्त हो रही जलीय वनस्पति और जीव जंतुओं के आवासीय क्षेत्र होते हैं। बिहार में वेटलैंड शरद ऋतु में आने वाली अप्रवासी पक्षियों के आवास स्थल, घरेलू तथा औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषित जल को प्राकृतिक रूप से परिशोधन कर विषैले तत्व की मात्रा को कम या समाप्त करता है। बिहार में वेटलैंड्स राज्य के वेटलैंड्स मुख्यतः उसके उत्तरी मैदानी क्षेत्र में अवस्थित है। राज्य के लगभग 16 जिलों में वेटलैंड्स विस्तृत हैं। इन जिलों में सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, सहरसा, कटिहार आदि प्रमुख हैं। देखो बिहार की मिट्टी है। देखो मिट्टी कृषि और वनस्पति के उत्पादन का मूल स्रोत है। चट्टानों के टूटने फूटने और इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो तत्व एक अलग रूप ग्रहण करता है वह अवशेष ही मिट्टी कहलाता है। मैदानी भाग देखो गंगा के मैदान के विशाल मैदान का मध्यवर्ती भाग विस्तृत है। ये प्रवाही और अपोड़ प्रकार की मिट्टी मिलती है। बिहार में ये मिट्टी विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला की चट्टानों से उत्पन्न हुई है। बिहार में मिट्टी निर्माण के जनक शैल, स्थलाकृति और वनस्पति न केवल अंतर पाया जाता है बल्कि यहाँ जलवायु की परिस्थितियाँ भी अलग अलग है। बिहार की मिट्टियों का वर्गीकरण, उनका क्षेत्रीय वितरण क्या है? गंगा के उत्तरी मैदान की मिट्टी, तो बिहार में जलोढ़ और अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है क्योंकि यहाँ का 90% क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का बना है। बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी का निर्माण स्थानीय चट्टानों की तलछट से हुआ है। ये भाबर के मैदान का क्षेत्र है। ये मिट्टी पश्चिमी चंपारण उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी हो गया। पर्वतीय पदीय मिट्टी पश्चिमी चंपारण उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ये आधारभूत चट्टानों के ऊपर अपर्दित चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। भारी वर्षा और नम की अधिकता के कारण कहीं कहीं दलदली मिट्टी का भी विकास हुआ है। वन क्षेत्र अधिक होने के कारण ये भूरे रंग की अम्लीय मिट्टी है। तराई मिट्टी, तराई क्षेत्र में दलदली मिट्टी और बिहार की उत्तरी सीमा के साथ पश्चिमी चंपारण की पहाड़ियों से लेकर पूर्व में किशनगंज तक फैली है। इस अम्लीय मिट्टी का रंग हल्का हरा, हल्का भूरा और पीला है तथा ये गन्ना उत्पादन और धान और पटसन की खेती के लिए अनुकूल है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी और बांगर मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार पूर्णिया सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में अधिक है। ये दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बाद चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में संकीर्ण होती हुई बांगर की पट्टी समाप्त होती है। इस मिट्टी में चूना और क्षारीय तत्व नहीं है। ये मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है। कुछ क्षेत्र में इसे केरल और केवाल मिट्टी भी कहा जाता है। सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने पर इस मिट्टी में धान, जूट और गेहूं की अच्छी फसलें होती हैं। करेल केवाल मिट्टी का क्षेत्र गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में शाहाबाद से लेकर गया, पटना, मुंगेर तक हुआ है, भागलपुर तक विस्तृत है। बालसुंदरी मिट्टी बिहार के उत्तरी मैदान में बांगर क्षेत्र के बाद बालसुंदरी मिट्टी का क्षेत्र है। यह मिट्टी भूरे रंग की और इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। पूर्णिया के दक्षिणी भाग में प्रारंभ होकर सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर दक्षिणी भाग में घेरती हुई संपूर्ण सारण जिले चंपारण के शेष दक्षिणी पश्चिमी भाग में विस्तृत इस मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसमें चूने तत्वों की प्रधानता 30% से अधिक होती है। यह क्षेत्र आम, लीची और केले के बागों के लिए प्रसिद्ध है। खादर मिट्टी ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है जिसका विकास बाढ़ के मैदान में हुआ है। बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण इसमें उर्वरता बढ़ती जाती है। ये मिट्टी गंगा की घाटी, गंडक और बूढ़ी गंडक की निचली घाटी, कोसी महानंदा की घाटी में पाई जाती है। ये गहरे भूरे रंग की होती है तथा इसमें कहीं बालू की मात्रा तो कहीं चीका की मात्रा अधिक मिलता है। गंगा के दक्षिणी मैदान की मिट्टी, देखो गंगा के दक्षिणी मैदान में ताल, पुरानी जलोढ़ और बाल्थर मिट्टी का क्षेत्र है। टाल की मिट्टी जो है दक्षिणी मैदान में पाई जाती है।
गंगा के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की मिट्टी पाई जाती है, जिसको टाल मिट्टी कहते हैं। धूसर रंग की इस मिट्टी को टाल मिट्टी कहते हैं और इस मिट्टी का निर्माण वर्षा ऋतु के बाद आई बाढ़ के द्वारा बारीक और मोटे कणों वाली मिट्टी के निक्षेपण से होता है। यह अत्यधिक उर्वरक मिट्टी होती है और जल सूखने के बाद इस भूमि पर रबी की अच्छी फसल होती है। अभ्रक मिट्टी। अभ्रक मिट्टी वास्तव में एक पहाड़ी मिट्टी है। इसमें अभ्रक की प्रधानता होती है। बिहार के नवादा जिले के रजौली प्रखंड में ये मिट्टी पाई जाती है। ये अनुपजाऊ मिट्टी है, लेकिन समतल क्षेत्र में मोटे अनाज और मक्के आदि की खेती होती है। बाल्तर मिट्टी देखो, बिहार के मैदानी भाग में गंगा के मैदानी भाग की दक्षिण सीमा पर छोटा नागपुर का पहाड़ी भाग प्रारंभ होता है। बाल्तर मिट्टी का संकीर्ण क्षेत्र है। इसमें रेत और कंकड़ की बहुलता होती है। इस मिट्टी का रंग पीला और लाल होता है। इस मिट्टी में होने वाली प्रधान फसलें हैं मक्का, अरहर, कुल्थी, चना और ज्वार बाजरा। इस मिट्टी में होने वाली प्रधान फसलें मक्का, अरहर, कुल्थी, चना, ज्वार, बाजरा। ये मिट्टी कैमूर पठार, गंगा, सोन, दोआब से संधि स्थल पर भी पाई जाती है। पश्चिम में कैमूर पठार से पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक इस बाल्तर मिट्टी का संकीर्ण क्षेत्र विस्तृत। इसमें लोहे का अंश अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है तथा इसमें जल संग्रह करने की क्षमता कम होती है। लाल बलुई मिट्टी। ये पठारी मिट्टी है जो कैमूर और रोहतास के पठारी भाग में मिलती है। इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है और इसकी उर्वरा शक्ति बहुत कम होती है और इस मिट्टी में मोटे अनाज पाए जाते हैं। देखो, बिहार की मिट्टी। पर्वतीय पदीय मिट्टी। पर्वतीय पदीय मिट्टी होगी अपर्दित चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े, भूरे और अम्लीय मिट्टी होती है। ये भूरे रंग की अम्लीय मिट्टी होती है और इसका जो क्षेत्र है वो पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग है और इसका अनुपजाऊ वन क्षेत्र है, ठीक है ना। तराई मिट्टी जो होती है इसमें रेत कंकड़ युक्त भूरा और हल्का पीला रंग होता है। ये चंपारण और किशनगंज तक पाई जाती है। तराई मिट्टी पट्टी के रूप में धान, पटसन और गन्ना होता है। इसमें बाल सुंदरी मिट्टी होती है। ये चूना क्षार युक्त गहरा भूरा और सफ़ेद रंग का होता है। सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, सारण और मुजफ्फरपुर में बाल सुंदरी मिट्टी पाई जाती है। सहरसा, चंपारण, पूर्णिया और सारण, मुजफ्फरपुर में गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का और तंबाकू की खेती इस पर अच्छी होती है। देखो, खादर या जलोढ़ नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। ये चूना क्षार की कमी होती है इसमें और गहरा भूरा और काले रंग का काफ़ी उबरा मिट्टी होता है। मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर में होता है। जूट, गन्ना, धान, मक्का, चना और अरहर आदि की खेती होती है। इस पर बांगर मिट्टी, पुरानी मिट्टी, ये क्षारीय और अम्लीय गहरे भूरे रंग की होती है। पटना, गया, रोहतास में होता है। ये बंगर मिट्टी पटना में, गया में, रोहतास में। ज्वार, बाजरा, अरहर, धान की, गेहूं की खेती होती है। टाल मिट्टी जो है बारीक से लेकर मोटे कणों वाली घूसर रंग की भारी मिट्टी होती है। पटना, बाढ़, मुंगेर, भागलपुर में टाल मिट्टी पाई जाती है। दलहन और तिलहन एवं गेहूं इसमें उपजाया जाता है। बाल्तर मिट्टी रेत और कंकड़ युक्त अम्लीय पीलापन लिए हुए लाल रंग की होती है। बाल्तर मिट्टी कैमूर के क्षेत्र में पाई जाती है। ज्वार, बाजरा, अरहर इसकी फसल है। अभ्रक मिट्टी जो होती है, अभ्रक की प्रधानता होती है नवादा जिले के रजौली प्रखंड में होता है। मोटे अनाज और मक्के की खेती होती है। बिहार में वन और वनस्पति। बिहार जो कि वर्ष में 3-4 महीने में ही 80% से अधिक वर्षा हो जाती है, जबकि वर्षा की शेष 8-9 महीने की अवधि में वर्षा अपेक्षाकृत नगण्य होती है। इसलिए वहाँ की प्रकृति के वनस्पति पर्णपाती यानी पतझड़ किस्म के वन अधिक पाए जाते हैं। इस प्रकार वनों के वृक्ष ग्रीष्मकाल के आरंभ होते ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और जिसमें गर्मी की शुष्कता को झेलने में समर्थ हो जाते हैं। वर्तमान बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 7.75% भाग पर अधिसूचित वन पाए जाते हैं, जबकि झारखंड राज्य के निर्माण के पूर्व यहाँ अविभाजित बिहार के 16% भाग पर वन पाए जाते थे। चंपारण और पूर्णिया जिले को छोड़कर गंगा के उत्तरी मैदान की प्रकृति वनस्पति आकृषि योग्य भूमि है। झीलों और ताल क्षेत्र में छिटपुट रूप से उपलब्ध होने वाले बबूल, शीशम और बांस के रूप में उपलब्ध होते हैं। राज्य में गंगा के दक्षिणी मैदान में राजगीर आदि की पहाड़ी के क्षेत्र में सीमित वन क्षेत्र उपलब्ध हैं। राज्य में सामान्यतः मानसूनी वन मिलते हैं, परंतु इसके तराई क्षेत्र में उपोष्ण पर्णपाती पतझड़ वन भी मिलते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा फरवरी 2012 में जारी भारत के वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2011 के अनुसार बिहार में 41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बढ़ा है। बिहार में वर्ष 2009 में जहां 6,804 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र थे, वहीं 2021 में ये बढ़कर 7.75% हो गए हैं। 7,666 वर्ग किलोमीटर हो गए हैं।
ठीक है ना। ये वन मुख्यतः पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद जिले में है, जहां लगभग 3,700 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। शेष जिलों में वन अवक्रमित है। यहाँ वन से केंदुपत्ता, लाल गोंद, लाख गोंद, साल के बीज, इमारती लकड़ी मिलती है। राज्य वन विकास निगम महुआ, करंज और कुसुम के बीज एकत्रित करता है। राज्य में 12 आरक्षित वन है। प्रदेश में मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिन्हें वर्षा की अधिकता और न्यूनता के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है: आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, ये वन विशेष रूप से किशनगंज जिले के उत्तर पूर्वी भाग में, हिमालय की तराई क्षेत्र और दलदली भाग और सोमेश्वर की पहाड़ियों पर मिलते हैं। ये क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देखो, अत्यंत घनी वनस्पति वाले ऐसे वनों में मुख्यतः साल के वृक्ष उगते हैं, जो गर्मी के मौसम में से पूर्व में अपने पत्ते गिरा देते हैं, परंतु वर्षा के पूर्व इन नई पत्तियां आ जाती हैं और ये वन पुनः हरे भरे हो जाते हैं। ऐसे वनों में साल वृक्ष के अतिरिक्त सेमल, चंपा, अशोक केन, आम, जामुन, करंज आदि के वृक्ष भी मिलते हैं। शुष्क पर्णपाती वन, इस प्रकार के वन वनस्पति 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन घने नहीं होते। इनमें वृक्षों के बीच फासला अधिक होने के कारण धूप जमीन पर आसानी से पहुंचती है। ऐसे वन में वृक्षों की ऊंचाई कम होती है तथा पतझड़ की अवधि लंबी होती है। ऐसे वनस्पति प्रदेश कैमूर की पहाड़ी, छोटानागपुर की उत्तरी ढलान, छिटपुट पहाड़ियों में मिलते हैं। साथ ही रक्सौल, अररिया, पूर्णिया जिले में कुछ विरल वन पाए जाते हैं। इन वनों के मध्य कोटि के साल, बांस, पलाश, अमलतास, शीशम, महुआ और केन के साथ साथ आम और जामुन के वृक्ष और बेर की झाड़ियां भी मिलती है। उत्तरी उप हिमालय के तराई वन, उत्तरी उप हिमालय के प्रदेश में तराई वनों का बाहुल्य है। नेपाल की सीमा से लगे बिहार के तराई क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उच्च भूमि और पहाड़ी ढालों पर, जहां वर्षा का औसतन 160 सेंटीमीटर से अधिक रहता है, साल, शीशम, सेमल, तून और खैर के सघन वन पाए जाते हैं। पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर तथा दून की पर्वत श्रेणियों की ढालों पर तथा पूर्णिया और अररिया जिले के उत्तरी तराई क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। अधिक नमी वाली दलदली और निम्न भूमि वाले क्षेत्र में ऊंची घासों की बहुलता है। तराई क्षेत्र में हवाई घास और नरकट और जऊ की घनी झाड़ियां पाई जाती हैं। सहरसा और पूर्णिया के उत्तरी सीमांत क्षेत्रों में साल वनों की पट्टी में विस्तृत है। बिहार में वनों का वितरण देखो, राज्य में वनों का वितरण समरूप नहीं है। रोहतास जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। कैमूर जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, जबकि कई क्षेत्रों में वनों का पूर्ण अभाव है और इन क्षेत्रों में निम्नलिखित जिले हैं। जैसे कि कैमूर में वन क्षेत्र जो है 113 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, चलो इसको इकोनॉमिक सर्वे में डालेंगे, ठीक है। बिहार के वन और वनोत्पाद हो गया। राज्य में अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण वन उत्पाद उपलब्ध हैं, जिनके एकत्रीकरण और विपणन का दायित्व बिहार राज्य वन विकास निगम पर है। इन उत्पाद की बिक्री से राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती है तथा इसके संग्रहण और वितरण से रोजगार का सृजन होता है। बिहार में कुछ मुख्य वनों उत्पाद हैं: तेल युक्त बीज जैसे कपास, साल, हरहा और महुआ इत्यादि। साल और केंदुपत्ता, गोंद और टैनिन और जड़ी बूटी, लाख और लाह, कुसुम और पलाश वृक्षों पर लाख के कीड़ों का पालन करके उसका उत्पादन किया जाता है। इसका अधिकतर उत्पाद झारखंड में चला गया, परंतु बिहार के कुछ झारखंड से सीमा से सटे वनों में ये उपलब्ध है। बांस, तस्सर, ये भागलपुर वन उपवन में पाए जाने वाले अर्जुन के पत्तों पर पलने वाले रेशम के कीड़े मिलते हैं तथा सवई घास, जो साहिबगंज एवं भागलपुर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बिहार में वन आधारित उद्योग क्या है? राज्य में वन पर आधारित अनेक उद्योग स्थापित है, जिसमें आरा मिलों की संख्या 1000 से अधिक है। इसके अतिरिक्त सीजनिंग प्लांट और गत्ता उद्योग और समस्तीपुर, दरभंगा में है। प्लाईवुड निर्माण बेतिया, पटना, प्लाईवुड का जो निर्माण होता है वो बेतिया में होता है, पटना में होता है, मुजफ्फरपुर में होता है। कत्था, बेतिया और माचिस से बीड़ी उद्योग प्रमुख है। ये उद्योग सरकारी राजस्व में भी योगदान करते हैं। पर्यावरण संरक्षण में वनों का महत्व। पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति बनाए रखने में वनों का विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त वनों में अनेक आर्थिक उपयोग हैं। जलावन से लेकर भवन निर्माण के कामों तक लकड़ी की आपूर्ति वनों के माध्यम से होती है। मिट्टी के कटाव को रोकने और बाढ़ से बचाव, तापमान नियंत्रण, वर्षा की सामान्यता रखने और वायु प्रदूषण पर काबू पाने में वनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं वनों में वन्य प्राणी, जो पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं, का निवास करते हैं। औद्योगिक विकास, रेल एवं सड़क मार्ग का निर्माण, भवन निर्माण आदि के क्रम में वनों का निरंतर ह्रास हुआ है। इससे कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। बिहार में वनों का विनाश बहुत तेजी से हुआ है। पूरे राज्य में वर्षा में कमी आ रही है। मिट्टियों का कटाव बढ़ा है और शुद्ध बोई गई भूमि में भी कमी आई है।
देखो, वन कटने से सबसे बुरा प्रभाव वन में रहने वाले प्राणियों पर पड़ा है, जिनकी संख्या तेजी से घट रही है। इसके अतिरिक्त प्रदूषण की समस्या बढ़ी है, सूखे की समस्या उत्पन्न हुई है। इन पर्यावरण समस्याओं को दूर करने के लिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को राज्य सरकार ने प्रोत्साहन दिया है। इसका उद्देश्य वनों का विस्तार करना है। सामाजिक वानिकी इस कार्यक्रम में 3 मुख्य उपाय शामिल हैं। ऊसर भूमि पर मिश्रित वृक्षारोपण। ऊसर भूमि पर मिश्रित वृक्षारोपण जिन क्षेत्रों में वनों का ह्रास हुआ है, वहां पुनः वन लगाना।